Hello guys, I hope you are doing good. Uh, in the last video we had discussed that uh, how sideways consolidation is currently playing out in the market, right? And we also discussed about the levels, right? And this is going to be the last video of this particular chart pattern, right? Sideways consolidation. And in this video we are going to discuss uh, the indicators, number one, and number two, I'm going to share a strategy which you can use in cash market as well as in FNO segment, right? uh, So, those of you who are interested in the strategy, uh, you please watch this video in totality, right? And not only this video, but also our episode 1 and 2. Because आप वो episodes देखेंगे, then you will be able to connect uh, with the content that is being provided in this video, right? So, without wasting any time, let's delve into the charts. तो यहाँ पे हम इंडिकेटर की बात करेंगे, बट इंडिकेटर से पहले हम थोड़ा सा रिविजिट कर लेते हैं कि हमने एपिसोड 1 और 2 में क्या कवर किया था। तो एपिसोड दोनों ही एपिसोड्स में हमने बताया था कि भाई मार्केट जो है अभी साइडवेज कंसोलिडेशन में है और ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है, ये इसका सपोर्ट एरिया है, ठीक है। और ये ही हमारे डिसीजन पॉइंट्स है, राइट। तो जब मार्केट यहाँ आएगा तो हमें डिसाइड करना है बाय सेल के लिए, या मार्केट यहाँ जाएगा तो हमें बाय सेल के लिए डिसाइड करना है, राइट। नाउ मार्केट अभी एग्जैक्टली इस लेवल पे है, ठीक है। तो अब यहां पे हमें डिसीजन लेना है, ठीक है। अब डिसीजन कैसे लेना है, तो ये हमने पिछले 2 एपिसोड्स में ऑलरेडी कवर किया है, बट यहां पे मैं एक ब्रीफली फिर से बता देता हूं। यहां पे हमें या तो बाय करना है या सेल करना है, ठीक है। अगर मार्केट यहां से नीचे निकलता है, राइट, तो पहले तो ये एक सपोर्ट एरिया है, एक ये वाली लाइन, ठीक है। रफली एक सपोर्ट का काम कर सकती है, 15700 एक सपोर्ट काम कर सकता है अगर ये ब्रेक होता है, ठीक है। और यहां पे मार्केट किस तरीके से प्ले कर सकता है, तो अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो यहां से मार्केट ऐसा हो सकता है कि ये सीधा नीचे नीचे ऐसे 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 नीचे चलता चला जाए, ठीक है। एक तो वो सिनेरियो है। दूसरा, मार्केट हो सकता है यहां से थोड़ा और नीचे आए, थोड़ा और नीचे आए और फिर वापस से ऊपर आए और अंदर चला जाए, ठीक है। अगर अंदर चला गया तब तो हम बाय कर लेंगे बाजार को, ठीक है। अगर यहां से नीचे जाता है और थोड़ा ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, ठीक है, और फिर नीचे जाता है, तो अगर ये नीचे जाता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि इमीडिएटली तो 15700 एक सपोर्ट का काम कर सकती है। अदरवाइज यहां पे हम बाजार में शॉर्ट हो जाएंगे। दिस इज वेरी क्लियर कि हमें शॉर्ट स्टांस कब रखना है, जब यहां से बाजार नीचे जाता हुआ दिखाई दे, ठीक है। लॉन्ग इंस्टांस कब रखना है, लॉन्ग स्टांस तब हमें रखना है जब यहां से बाजार वापस से अंदर आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम बाय करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आपने केस सिनेरियोज क्रिएट कर लिए, बाय कब करना है और सेल कब करना है। नाउ यू हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच कि मार्केट किस तरीके से प्ले आउट कर रहा है। ऑल्सो ये डेली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, हमें पहले वीकली टाइम फ्रेम पे कंफर्म करना है कि किस तरह से बाजार प्ले आउट हो रहा है। तो देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो यहाँ पे हम एग्जैक्टली खड़े हैं, ठीक है। अभी मैं अगर इसको अभी मैं थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। रफली ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है। तो यहां से अगर तो इस हफ्ते अंदर आ गया, तो ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये समझ लो कि मार्केट के लिए ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीक में
ये सपोर्ट है और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। 16,400 के आसपास जो है ये पूरा सपोर्ट जोन है। तो अगर यहां से अंदर आता है मार्केट तब तो ठीक है, तब तो आप बाय कर सकते हो। और ये सारा हम वीकली टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। तो तब तो हम बाय करके जाएंगे। अदरवाइज मार्केट नीचे और टूट सकता है यहां से, और हमने जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पे भी देखा, तो फिर हम ये वाली सबसे पहले ये वाली सपोर्ट की बात करेंगे। अगर यहां से सपोर्ट ले ली तब तो ठीक है। अदरवाइज अदरवाइज जो हमारा सिंपल फॉर्मूला है वो ये है कि भाई जितनी रेंज ये है उतना ही रेंज यहां से आप बना लोगे, तो लगभग फिर यहां पे हम मार्केट देखेंगे। तो 15,700 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, वो लेवल नहीं टूटना चाहिए मार्केट के लिए। अदरवाइज आप वहां से 1000 पॉइंट की डाउनसाइड और देख सकते हैं अगर 15,700 टूट जाता है। और ये वीकली टाइम फ्रेम पे बात हो रही है, डेली पे नहीं, ठीक है। तो लेवल समझ में आ गए हो अगर, कि हमने क्या बात की, हमने ये बात की कि 16,400 अभी करंटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट के लिए, ठीक है। यहां से मार्केट को बाउंस करना चाहिए। अगर बाउंस नहीं करता, नीचे जाता है, तो आप शॉर्ट हो सकते हैं मार्केट में। आपका इमीडिएट टारगेट 15,700 होगा। 15,700 पे मार्केट को सपोर्ट लेनी चाहिए, ठीक है। अगर 15,700 भी ब्रेक हो जाता है देन 14,700 की बात करेंगे सीधी सीधी, ठीक। ये नीचे की बात हो गई, बट मुझे नहीं पता यहां से मार्केट को नीचे जाना है कि ऊपर जाना है, ठीक है। तो मैं कैसे पोजीशन बनाने वाला हूं, अगर तो मुझे टूटता हुआ दिखा बाजार तो मैं शॉर्ट हो जाऊंगा वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर मुझे अंदर आ गया ये मार्केट तो मैं क्लियरली आंख बंद करके बाय कर लूंगा बाजार में, ठीक है। आई डोंट केयर अबाउट द पैनिक दैट हैज बीन क्रिएटेड इन द सोशल मीडिया, ठीक है। जब लोग पैनिक करते हैं दैट इज द राइट टाइम टू बाय गुड क्वालिटी स्टॉक्स। आपको डर साइड में रख के अगर आपको मार्केट में पैसा बनाना है तो आपको आपको अपने इमोशंस थोड़ा साइड में रखने पड़ेंगे। मार्केट में लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं वो नहीं सुननी है आपको। नॉइज जितना कट कर सकते हो उतना करोगे। आपको जो चार्ट पे दिखता है, आपका जो एनालिसिस है वो आपको क्या बता रहा है, आपको उसके हिसाब से प्ले आउट करना है, राइट। तो मैंने अपना सिंपल सा थॉट प्रोसेस बता दिया, मैं खुद क्या करने वाला हूं मार्केट में मैंने वो भी बता दिया, ठीक है। तो ये निफ्टी की बात हो गई। बैंक निफ्टी भी फटाफट से कर लेते हैं, उसके बाद इंडिकेटर्स में आएंगे। बैंक निफ्टी भी साइडवेज है जैसे हमने डिस्कस किया था। मैं फिर से कह रहा हूं, जो लोग नए हैं, जो लोग ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं, तो आप एपिसोड 1 और एपिसोड 2 पूरा देखिए। उसके अंदर मैंने सारी चीजें बताई हैं इस सेटअप के बारे में। तो ही आपको ये समझ में आएगा कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो स्किप मत कीजिए कोई भी पार्ट, कोई भी एपिसोड, सारे देखिए तो मार्केट में आपको समझ में आने लगेगा कि मार्केट किस तरीके से प्ले आउट कर रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो सेम चार्ट स्ट्रक्चर यहां पर भी है। देखिए 34,000 हमने डिस्कस किया था कि 34,000 के आसपास सपोर्ट है। 34,100 राइट। ये डेली टाइम फ्रेम में बाय द वे। अगेन यहां से अगर बैंक निफ्टी टूटता है तो, क्योंकि प्रीवियस सपोर्ट यहां से बाउंस किया था, तो ये एक आप सपोर्ट लेवल मार्क कर लेते हो, तो ये 32,200 की बात है। तो 32,200 के आसपास फिर एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। तो कहीं ना कहीं मार्केट को यहीं से बाउंस करना चाहिए, ऐसा मेरे को लग रहा है। नहीं करेगा, नहीं करेगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। वो तो जैसा मार्केट प्ले करेगा वैसा हम ट्रेड करेंगे, राइट। अब इसी को वीकली टाइम फ्रेम पे फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो ये वाला लेवल मैं अभी डिलीट कर देता हूं। तो ये साइडवेज है, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। और निफ्टी स्लाइटली वीक है बैंक निफ्टी से। अक्सर ये होता है कि बैंक निफ्टी रिलेटिवली ज्यादा वीक हो जाता है जब मार्केट्स ओवरऑल वीक होते हैं, तो बैंक निफ्टी रिलेटिवली ज्यादा वीक हो जाता है निफ्टी से। बट ये चार्ट स्ट्रक्चर देख के मेरे को दिख रहा है कि बैंक निफ्टी स्लाइटली स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी अपनी सपोर्ट लेवल तोड़ चुका है, 16,400 पे ही खड़ा है, ये अभी भी अंदर है। 34,000 के अंदर है, 34,000 से ऊपर है, राइट। तो बैंक निफ्टी में अभी भी ये ऐसा हो सकता है कि ये सपोर्ट ले ले यहां से, ठीक है, और वापस अंदर आ जाए। तो जब ये हरी कैंडल बना देगा तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैं बाय कर लूंगा यहां पर भी, ठीक है। मैं बैंकिंग स्टॉक्स में भी बाय कर लूंगा
वीकली पे हरी कैंडल बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर लाल बनती है वीकली पे तो और ये लेवल ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो फिर आपको देखना है कि भाई यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं या नहीं। तो इमिडिएटली शॉर्ट टर्म में आप शॉर्ट करके जा सकते हो, सपोर्ट आपकी ये हो जाएगी फिर 32,200, ठीक है। फिर ये आप सपोर्ट हो जाएगी 32,100, 32,200, ठीक है। अगर यहाँ पे वीकली लाल कैंडल बन गई तो राइट, वीकली लाल कैंडल और इसके नीचे बन गई 34,000 के नीचे वो क्लोज हो रही है वो कैंडल, यानी कि क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पे वीकली जो है मंडे टू फ्राइडे वो दिखाता है कैंडल, तो बाय नेक्स्ट फ्राइडे को जो कैंडल यहाँ पे जब क्लोजिंग देगी वो 34,000 के नीचे अगर दे रही है तो आपका व्यू शॉर्ट हो जाना चाहिए मार्केट में, और इमीडिएट टारगेट आप 32,200 32,100 की बात कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं होता है और वापस से वो कैंडल अंदर आ जाती है तो फिर हम यहाँ पे बाय करके जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो मेरे लिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे मैं ज्यादा इसके अंदर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा नॉइज के ऊपर रिलाई करने की जरूरत नहीं कि लोग बोल रहे हैं कि भाई बेरिश हो गया, बेरिश हो गया। बेरिश नहीं हुआ, मार्केट क्लियर साइडवेज में है। अब आप अगर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बना के रखोगे चीजें तो मार्केट ऐसे काम नहीं करता। कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे हाई है फिर ये लो है और फिर ये लो है, ये वाला लोअर हाई लोअर लो बना के जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ, तो ये हाई था, ठीक है, और सॉरी ये लो है, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट हाई है जो कि पिछले हाई से नीचे है, ये नेक्स्ट लो है जो कि पिछले लो से नीचे है, फिर ये नेक्स्ट हाई है जो कि उसके पिछले हाई से नीचे है, और नेक्स्ट लो ऑब्वियसली अगर ये ट्रेंड आप फॉलो करते हो तो ये इसके नीचे लो बनना चाहिए। कहीं पे भी बन सकता है, मैं एक रफली मार्क कर रहा हूँ, जैसे सपोज यहाँ बनता है, ठीक है। तो अरे यार वो ओके वो डिलीट हो गया है, मैं फटाफट से दोबारा बनाता हूँ उसको, डबल क्लिक करना होता है, ठीक है। ये फिर ये फिर ये फिर यहाँ पे एक हाई बनाया, और मैं रफली यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, सपोज यहाँ पे लो बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि ये वाला जो हाई है, ये वाला जो हाई है, क्योंकि ये पैटर्न क्या है, लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। क्योंकि लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न है, इसका मतलब क्या है कि नीचे वो जा रहा है बाजार, तो बेरिश बोल रहे हैं लोग उसको। ये लोअर हाई है और ये हाई स्लाइटली इसके नीचे है, तो इसलिए लोगों को ऐसा दिख रहा है कि भाई ये जो है बेरिश ट्रेंड है। बट मार्केट बिल्कुल सैक्रोसैंक्ट नहीं होता, मैंने पहले एपिसोड में बताया, ऐसा नहीं है कि ये अगर हाई है तो इसके अगर मान लो 100-200 पॉइंट नीचे भी अगर अगला हाई बनता है तो आप उसको बोल दोगे। ये हाई, इन दोनों हाई में डिफरेंस ज्यादा है, इसको आप सिग्निफिकेंटली बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे लोअर हाई बना है, बट ये हाई मोर और लेस उसके बराबर ही है, ठीक है। 100-200 पॉइंट उतने मैटर नहीं करते, बाजार मैंने पहले ही बताया कि बिल्कुल सैक्रोसैंक्ट नहीं होते। अगर 39,482 पे अगर ये वाला हाई कौन सा है, 39,425 है, ठीक है, और ये हाई कितना है 38,765 है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर प्रीवियस हाई 39,425 था तो ये वाला हाई 39,425 पे आके ही रिजेक्ट होना है, वो पहले भी रिजेक्ट हो सकता है, जैसे कि हमने पहले एपिसोड में ही ये चीजें डिस्कस की थी। पहले रिजेक्ट हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, मोर और लेस मेरे लिए अभी साइडवेज फेज में ही है, मुझे बेरिशनेस कहीं से कहीं तक दिखती नहीं है। बेरिशनेस अगर आपको देखनी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ बेरिशनेस कहाँ से दिखाई देती है, किस तरह से दिखती है मार्केट में। सो ये देखिए आप, ये है बेरिशनेस, बाजार जब टूटते हैं तो ऐसे टूट जाते हैं, ठीक है। ये जो है ये आप यहाँ से देखोगे तो ये साइडवेज है, ये पूरा फेज साइडवेज में है मार्केट, है ना। पिछले पिछले एक साल से हम साइडवेज में ही है, और क्यों है उसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे महंगाई बढ़ रही है, फिर इंटरेस्ट रेट्स, अभी फेड पिछले साल से ही उसने बोल दिया था इंटरेस्ट रेट उसको बढ़ाना ही है, राइट। क्योंकि
क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन का जितना इफेक्ट हो रहा है उतना हमारे मार्केट में उतना नहीं है फॉर्चुनेटली। तो ऑब्वियसली जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो पैसा जो है मार्केट से स्क्वीज आउट होता है, स्पेशली इक्विटी से, राइट, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं, ठीक है। तो वो इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो फिर उसके ऊपर ऑन द टॉप ऑफ दैट रशिया यूक्रेन की वॉर हो गई, वहां से तेल महंगा हो गया, राइट। तो ये बड़े कारण हैं जिनकी वजह से मार्केट इस तरीके से प्ले आउट कर रहा है। पिछले एक साल से हम साइडवेज में ही घूम रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाजार टूटते रहेंगे। बाजार नीचे अगर जा रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि बाजार यहां से और नीचे नीचे ही नीचे जाएंगे, बाजार ऊपर भी आएंगे, ठीक है। बाजार कभी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है। तो मेरा पर्सनल व्यू ये है कि बाजारों को जितना गिरना था भी गिर चुके हैं, यहां से बहुत ज्यादा डाउनसाइड बची नहीं है। बैंक निफ्टी में मैं बता देता हूँ क्लियरली, मेरे लिए 34,000 का लेवल है पहला, और उसके नीचे 32,200। यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट को ये दोनों लेवल के बीच में आसपास कहीं ना कहीं मार्केट को बैंक निफ्टी को सपोर्ट ले लेनी है, और हो सकता है वो 34,000 के पहले ही सपोर्ट लेके ऊपर निकले। तो ये क्लियरली ये वाला जो रीजन है ये मेरे लिए सपोर्ट एरिया है, यहां से बाजार को बाउंस करना चाहिए बैंक निफ्टी को। सिमिलरली निफ्टी में भी ये वाला जो लेवल है, ये जो जोन है, ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको बाउंस करना चाहिए, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता यहां से मार्केट बहुत ज्यादा टूटने वाले हैं, ठीक है। अगर निफ्टी की बात करें, अभी 16,400 पे खड़ा है, 15,700, यहाँ से ज्यादा 700 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिल सकती है, उससे ज्यादा मुझे नहीं दिखता, ठीक है। तो मुझे तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं खरीद लूं। आई डोंट केयर अबाउट व्हाट पीपल आर सेइंग इन द मार्केट, ठीक है। तो ये तो हो गया लेवल्स का डिस्कशन और रिविजिट। नाउ मुद्दे की बात कर लेते हैं। इंडिकेटर की हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि भाई इंडिकेटर डिस्कस करेंगे, तो फटाफट से इंडिकेटर्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे तो इस सेटअप में मेरा एडवाइस यही रहेगा, शुरुआत में जो लोग बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, या जो लोग मार्केट में काम कर रहे हैं लेकिन उनको पैसा नहीं बन रहा, कभी किसी के टिप्स फॉलो कर रहे हैं तो कभी किसी और का सेटअप स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं आ रहे, राइट। तो पैसे इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपको मार्केट की भी समझ नहीं है, आप डायरेक्टली किसी की टिप्स फॉलो कर रहे हो या फिर किसी और का सेटअप को आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो। तो मेरा एडवाइस उनको यही है कि आप पहले खुद से सीखो, मार्केट में खुद से ट्रेड करना सीखो, लेवल समझो। और यहाँ पे जैसे ये वाला सेटअप है, ये जो चार्ट पैटर्न है, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। तो एक चार्ट पैटर्न पे अपनी पकड़ बना लो, अच्छी पकड़ बना लो, उससे आपको और भी चीजें मिलेंगी सीखने के लिए, ठीक है। दूसरे पैटर्न भी आप धीरे धीरे आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे, ठीक है। और खुद के स्ट्रेटजीज के लिए भी आपको आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे, राइट। तो ये यहाँ पे वैसे तो इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, आप बिना इंडिकेटर के ही काम करो यहाँ पे, ठीक है। और तरीका क्या है वो मैंने एपिसोड 1 और 2 में डिस्कस किया है, वो आप पूरे देखिए वो वीडियोस, तो आपको समझ में आएंगे, ठीक है। बट स्टिल इसमें हम इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं वो मैं अब आपको बताता हूं, और उसके बाद हम फिर एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे इसमें, जिसमें हम इंडिकेटर भी लगाएंगे और ऑब्वियसली ये चार्ट लेवल्स भी होंगे, और फिर कहां पे एग्जैक्टली बाय करना है, सेल करना है, वो सारी चीजें मैं फिर उसके बाद डिस्कस करूंगा। तो इंडिकेटर्स में देखिए एक चीज समझिए कि इंडिकेटर्स जो है वो उनका काम सिर्फ आपके एनालिसिस को सप्लीमेंट करना होता है, ठीक है। इंडिकेटर्स पर से आपको आपको ट्रेडिंग सिग्नल्स आपको ये नहीं बताएंगे कि मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। तो इसका एक एनालॉजी है जो मैं आपको समझा देता हूं फटाफट से, कि जो लोग जिम वगैरह जाते हैं ना, या जो लोग एक्सरसाइज वगैरह या बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं, तो वो लोग को वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे इस एग्जांपल से। तो उसमें होता क्या है कि वहां पे जब आप जिम वगैरह करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो जो आपका डाइटिशियन होता है या न्यूट्रिशनिस्ट जो होता है, वो आपको
आपको बोलता है कि आप कुछ प्रोटीन शेक वगैरह ले लो, राइट, प्रोटीन पाउडर ले लो या फिर जो भी वो रेकमेंड करता है ना, उनको बॉडी सप्लीमेंट्स बोलते हैं, तो वो बॉडी सप्लीमेंट रेकमेंड करता है। लेकिन आप किसी भी सर्टिफाइड ट्रेनर से आप ये पूछिए, क्या सिर्फ सप्लीमेंट कंज्यूम करने से हम फिट हो जाते हैं क्या, या बॉडी बन जाएगी हमारी या नहीं? और वो आपको क्लियरली बोल देगा कि सप्लीमेंट, खाली सप्लीमेंट के ऊपर भरोसे रखोगे तो कुछ नहीं होगा, और उल्टा बॉडी खराब हो जाएगी आपकी। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट का काम जो आपकी जो नेचुरल डाइट है वो कई बार डेफिशिएंट, उसके अंदर आपको पूरे न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिल पाते, तो जो थोड़ा बहुत जो कसर रह जाती है वो सप्लीमेंट पूरी करता है, इसीलिए उसको सप्लीमेंट बोला जाता है, राइट। तो इंडिकेटर भी सप्लीमेंट ही होते हैं, तो वो सिर्फ आपके एनालिसिस को सप्लीमेंट करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो उस पर सोलली रिलाई नहीं करने का, राइट। तो नाउ लेट्स कम टू द इंडिकेटर पार्ट। तो इंडिकेटर ना कई तरीके के होते हैं, जैसे मोमेंटम इंडिकेटर्स हो गए, है ना, वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स हो गए, ऑसिलेटर्स हो गए। तो हर एक की अपनी हर एक इंडिकेटर आपको कुछ बताता है, राइट। कौन सा इंडिकेटर यूज करना है ये डिपेंड करता है कि आप जानना क्या चाहते हो, ठीक है। जैसे ये साइडवेज पैटर्न है, ठीक है। तो इस साइडवेज पैटर्न में मैं यूजुअली पर्सनली मैं मोमेंटम इंडिकेटर या वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स नहीं लगाऊंगा, मैं इसके अंदर ऑसिलेटर लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑसिलेट कर रहा है दो लेवल्स के बीच में ना, ये ऑसिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे ऑसिलेटर लगाओ, तो इंडिकेटर आपको हेल्प करेगा आपके अपने एनालिसिस में, जो आपका व्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ऑसिलेटर इंडिकेटर का अगर आप एग्जांपल लो, तो इसमें जो सबसे बढ़िया इंडिकेटर काम करता है वो है स्टोकेस्टिक, ठीक है। अभी इसमें भी दो है, एक अगर आप ट्रेडिंग भी यूज कर रहे हो तो यहाँ पे स्टॉक लिखोगे तो स्टोकेस्टिक आ जाएगा, यहाँ पे स्टोकेस्टिक RSI है, और ये तो फिर स्ट्रेटेजी वगैरह है। आप स्टोकेस्टिक RSI सिलेक्ट करो यहाँ पे, ठीक है, वो इंडिकेटर लग गया। इसके अंदर स्टोकेस्टिक और RSI दोनों इंडिकेटर है, राइट। तो ये बाय डिफॉल्ट है, मैं इसमें कोई छेड़ाखाड़ी नहीं करता, ये जो भी 3 3 14 14 जो भी पैरामीटर लगे हुए हैं यही है क्लोजिंग बेसिस पे, बस अपने को क्लोजिंग बेसिस पे चाहिए इंडिकेटर, क्योंकि हम जब ट्रेड करता मैं जब ट्रेड करता हूँ तो क्लोजिंग बेसिस पे ही ट्रेड करता हूँ, ठीक है। अगर डेली चार्ट है या वीकली चार्ट है तो कैंडल बंद होने का वेट हमको करना होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब डेली चार्ट है तो कैंडल बंद जब होगी, जब तो ट्रेडिंग ही खत्म हो जाएगी उस दिन की, तो इसके लिए मैं लगभग 3:15 3:20 3:25 उसके आसपास मुझे दिख जाता है कि ये कैंडल कहाँ रफली बंद हो रही है, तो मैं उस हिसाब से उस दौरान मैं अपना ट्रेड ले लेता हूँ या एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इंडिकेटर है, और ये इंडिकेटर आपको देखो, ये ऑसिलेटर इंडिकेटर है। तो अगर आपको आपने सपोज यहाँ पे अपना एनालिसिस कर लिया, ठीक है, ये एनालिसिस हमने जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी में कर दिया। अब जब ये एनालिसिस कर चुके हैं, अब हमें क्या करना है, अब हम इंडिकेटर खोलेंगे और हम देखेंगे कि यार, अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये करेक्ट लेवल पे है ना, ये बिल्कुल नीचे खड़ा है मार्केट। तो अब मुझे यहाँ पे अगर सपोज ये देखना है कि भाई मुझे यहाँ पे बाय करूं कि सेल करूं, क्या है, क्या लग रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा इंडिकेटर की मदद ले सकता हूँ। तो जैसा कि मैंने ये कहा कि भाई जब ये ऊपर निकले अगर, तो मैं बाय कर लूंगा, अगर ये नीचे निकलता है यहाँ से तो मैं शॉर्ट कर दूंगा बाजार को, और मेरा लेवल 15700 होगा। उससे ज्यादा नीचे जब 15700 पाएगा तब का तब देखेंगे मार्केट क्या कर रहा है, लेकिन इमीडिएटली तो मेरा 15700 का लेवल होगा। ये कहीं ना कहीं इस पूरे जोन में कहीं ना कहीं ये यहीं से बाउंस करना चाहिए निफ्टी, ठीक है। अब जब मुझे ये क्लियर है, तो अब मैं यहाँ पे इंडिकेटर खोलता हूँ और ये देखता हूँ कि इंडिकेटर क्या कह रहा है। इंडिकेटर ये कह रहा है कि भाई ये ओवरसोल्ड रीजन में है। सबसे पहले तो स्टोकेस्टिक इंडिकेटर ये बता रहा है कि ये ओवरसोल्ड रीजन है सारे, ठीक है। जब ये ब्लू रेंज से बाहर निकल रहा है तो ओवरसोल्ड और ये ओवरबॉट, ठीक है। और अभी ये क्या कर रहा है, ये अभी ओवरसोल्ड रीजन में, तो जाहिर सी बात है यहाँ से
बहुत ज्यादा सेलिंग और आने वाली है नहीं। ठीक है, ये मेरे को इंडिकेटर बता रहा है। ठीक है, दूसरा ये इंडिकेटर एक और चीज बता रहा है। एक और चीज क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि RSI ने तो ओवरसोल्ड ओवरबॉट बता दिया, ये ओवरबॉट वाला रीजन है, ये ओवरसोल्ड वाला। स्टोकेस्टिक क्या करता है? स्टोकेस्टिक घूम जाता है। ठीक है, जैसे ऊपर है, जैसे यहाँ पे देखो 17 जनवरी, ठीक है, यहाँ से ऊपर से घूम गया नीचे। इसका मतलब क्या है कि ओवरसोल्ड जो ओवरबॉट रीजन है ये, अब यहाँ से सेलिंग चालू हो गई है इसमें, या प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई है, आप जो भी बोलना चाहे बोलिए। इसी तरीके से जब ये ओवरबॉट रीजन में है और जब यहाँ से स्टोकेस्टिक घूम रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से बाइंग चालू हो गई है, सपोर्ट लेना चालू हो गया उसका। ठीक है, ये तो इंडिकेटर की बात हो गई। अब आपने जो अपना एनालिसिस किया यहाँ पे, इसी को अब इंडिकेटर के साथ फ्यूजन कर देते हैं इसका। ठीक है, फ्यूजन कैसे कर देते हैं कि यहाँ पे जैसे सपोज अब ये ओवरसोल्ड रीजन में है, क्लियर है, यहां से जब ये ऊपर, जब ये स्टोकेस्टिक घूम जाएगा, तब हम बाय करके जा सकते हैं मार्केट में। ठीक है, ये इंडिकेटर का काम है बताना कि आपको आपका जो एनालिसिस है उसी को सप्लीमेंट कर रहा है इंडिकेटर। भाई मैंने ये बोला यहाँ पे इनिशियली कि अगर मुझे बाय करना है तो ये अंदर आए तो मैं बाय करूंगा। ठीक है, ये मेरे लिए बाइंग जोन भी हो सकता है, सेलिंग जोन भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि मार्केट किस तरीके से प्ले आउट कर रहा है। तो मुझे तो ट्रेड करना है, तो मैं कैसे करूंगा? मैंने अगर इंडिकेटर लगाना है तो मेरे को इंडिकेटर ये बता रहा है कि भाई ये ओवरसोल्ड जोन है, तो यहां से आप बाइंग का सिनेरियो आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो मैं बाइंग के लिए वेट करूंगा। अब वेट क्या है कि भाई जब स्टॉक स्टिक घूमेगा ऊपर की तरफ तो मैं बाय कर लूं। ठीक है, बट वो मेरे एनालिसिस के साथ जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मान लो यहाँ पे है, मान लो मार्केट निफ्टी यहाँ पे है, इस लेवल पे है सपोज 16,000 पे। ठीक है, ये लेवल पे है। अब ये लेवल पे, इस लेवल पे मार्केट में मेरा क्या व्यू है? मेरा कोई व्यू नहीं है। मेरे को ये पता है कि ये डिमांड जोन है, लेकिन मैं बाय कब करूंगा? जब इसके अंदर आ जाएगा, 16,400 के ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, तो वो मेरे को इंडिकेटर से अगर दिख रहा है कि ऊपर स्टॉक स्टिक घूम रहा है और मार्केट भी 16,400 के ऊपर आ रहा है, तो मैं बाय कर लूंगा। राइट, नहीं तो अगर यहाँ है तो हम वेट करेंगे भाई। हम ऐसा भी हो सकता है ना कि नीचे टूटता चला जाए, 15,700 को भी तोड़ दे और नीचे होता चला जाए। राइट, तो इंडिकेटर को आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, आपने पहले अपना एनालिसिस करना है, फिर आपको इंडिकेटर लगा के देखना है कि इंडिकेटर क्या बता रहा है, और फिर आपको उस हिसाब से ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर की बात हो गई। ठीक है, जो कि एक ऑसिलेटर इंडिकेटर है। इसी तरीके से बाजार कई बार ये तो क्योंकि साइडवेज है अभी, इसी में आप देखिए ट्रेंडिंग फेज में आ जाते हैं। ठीक है, जब मार्केट ट्रेंडिंग फेज में था, जैसे ये ट्रेंडिंग फेज है। ठीक है, ये अगर मैं यहाँ पे मार्क करूं, अभी ये हटा देता हूं मैं, तो यहां से आप देखो ऑल्ट बी, इनफैक्ट यहां तक ये पूरा ट्रेंडिंग फेज है ना। सितंबर 2020 से फेब 2021 तक मार्केट ऊपर ही ऊपर जाता रहा। तो ट्रेंडिंग फेज में, अब ये ट्रेंडिंग फेज क्या इसमें आप किस तरह के इंडिकेटर लगा सकते हो? आप इसमें मोमेंटम इंडिकेटर लगाओ, जैसे MACD हो गया। ठीक है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कौन सा इंडिकेटर क्या है। ये आप गूगल पे करोगे तो 50 उसके अंदर लिंक्स आ जाएंगे, आप वहां से पढ़ सकते हो कि कौन से इंडिकेटर किस तरीके के होते हैं, ऑसिलेटर इंडिकेटर कौन से हैं, मोमेंटम इंडिकेटर कौन से हैं। राइट, उस तरीके से। तो मैं वो यहाँ पे इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा क्योंकि ये वीडियो अननेसेसरीली बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। ठीक है, सो लेट से आप यहाँ पे मैकडी लगाते हो। ठीक है, तो मैकडी इंडिकेटर में गए हम, मैकडी। ठीक है, ये लग गया। तो जब बाजार ट्रेंडिंग होता है तो आप मैकडी लगा सकते हो। अब मैकडी क्या करता है? जब भी मोमेंटम बनेगा उसके अंदर, तो जैसे यहाँ पे तो अपवर्ड मोमेंटम है, डाउनवर्ड भी हो सकता था। तो जैसे यहाँ पे सपोज अपवर्ड मोमेंटम है, तो आप क्या करोगे? आपको यहाँ पे बाय कर करके जाना है। ठीक है, कहाँ बाय करोगे? यहाँ पे।
ठीक है, ये आप इंडिकेटर से कंफर्म कर दोगे। इंडिकेटर जब इस तरह का पैटर्न बन रहा हो, उसके अंदर ये क्रॉसओवर आने वाला हो, ठीक है, यहाँ पे, तो आप उसके थोड़ा सा पहले ही बाय कर लोगे। ठीक है, अब ये कैसे पता चले कि भाई क्रॉसओवर आने वाला है? तो बड़ा सिंपल है, ये समझना। ये कैसे समझ सकते हैं? ये ऐसे समझ सकते हैं कि एक सेकंड, जब मैकडी ऊपर घूमता है, जब ये क्रॉसओवर ऐसे देता है तो ये बुलिश क्रॉसओवर है। ठीक है, नीचे की तरफ है जैसे यहाँ पे है तो ये बेरिश क्रॉसओवर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जब ट्रेंडिंग बाजार होता है और लेट्स से कि ये क्योंकि ये तो अपर ट्रेंडिंग है तो यहाँ पे अपर ट्रेंडिंग की बात करेंगे, तो जब अपर ट्रेंडिंग मार्केट होता है या स्टॉक होता है, तो मैकडी जब बेरिश क्रॉसओवर देगा ना, तो वो स्टॉक या इंडेक्स जो है वो ज्यादा गिरेगा नहीं, वो कंसोलिडेट करेगा, साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, और यानी कि उसके अंदर जितनी भी सेलिंग आ रही है वो सारी एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, वो सारी एब्जॉर्ब हो रही है और एक सपोर्ट बनाएगा और फिर वापस ऊपर बाउंस करेगा। उसी तरीके से फिर यहाँ पे जैसे क्रॉस ओवर दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होगा, फिर बाउंस करेगा। यहाँ पे बेरिश क्रॉस ओवर दिया, फिर यहाँ पे थोड़ा देखो सारी सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई, फिर बाउंस कर गया। फिर यहाँ पे बेरिश क्रॉस ओवर दिया, यहाँ पे सेलिंग पूरी एब्जॉर्ब हो गई, जितनी सेलिंग होनी थी, फिर यहाँ से बाउंस कर गया। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है और जिधर का ट्रेंड होता है उधर बड़े मूव देता है मार्केट। ठीक है, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बहुत छोटे मूव रहते हैं। तो आपको जो वो छोटे मूव्स जो है ना, वो अवॉइड कर देने हैं। तो आपको आ, ये वाला रीजन, ठीक है, अवॉइड कर देना है। ये रीजन अवॉइड कर देना है, ये रीजन अवॉइड कर देना है। यहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं करना, आपको अपनी जो लॉन्ग्स हैं वो स्क्वायर ऑफ करके चुपचाप बैठ जाना है। वापस से जब बाजार ऊपर घूमेगा फिर बाय कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो आप जब ट्रेंडिंग, आपको पता है कि ट्रेंडिंग मार्केट है, तो ट्रेंडिंग मार्केट में क्या करना है कि जैसे जब ये इस तरीके से हो गया, जैसे ये यहां तक बुलिश क्रॉसओवर दिया इसने, उसके बाद ये जो ये हिस्टोग्राम से लाइट होने लगे, है ना, और ये जो दोनों लाइन है, जो ब्लू वाली और ऑरेंज वाली लाइन है, ये दोनों करीब आनी शुरू हो जाएंगी और ये क्रॉसओवर देने के करीब आ जाएगा। तो जब ये आ जाएगा तो आप अपनी लॉन्ग्स जो है ना, वहां पे कोई फ्रेश लॉन्ग मत बनाओ। वहां पे आप या तो अपनी स्क्वायर ऑफ कर लो पोजीशन, या तो आप अगर कोई पोजीशन नहीं है तो आप वेट करो। ठीक है, बेरिश क्रॉसओवर आने दो, जब वो आ गया यहाँ पे, फिर वहां पे भी जब ये फेड होनी शुरू हो जाए, हिस्टोग्राम लाइट हो जाएंगे, तब आप क्रॉसओवर, जब आपको लगे कि यहाँ पे क्रॉसओवर आता हुआ दिख रहा है, आया नहीं है बट आता हुआ दिख रहा है, तो आप वहां पे थोड़ा थोड़ा बाय करना शुरू कर दो। ठीक है, फिर वो ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, या ठीक है, उस तरीके से सिमिलरली यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, सिमिलरली यहाँ पे। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि भाई ट्रेंडिंग बाजार जब है तब आप ट्रेंडिंग इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पे क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट है तो मोमेंटम में है, तो आप मोमेंटम इंडिकेटर लगाया, आपने मैकडी लगा दिया, मैकडी ने आपको सिग्नल्स दे दिए और उस हिसाब से आपने ट्रेडिंग कर ली। सिमिलरली बाजार जब साइडवेज है तो आपने ऑसिलेटर लगा दिए, ऑसिलेटर आपको सिग्नल देता रहेगा, आप ट्रेड करते जाओगे। राइट, तो ये एक मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है कि इंडिकेटर्स कैसे यूज कर सकते हैं, कौन से इंडिकेटर कब यूज होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने साइडवेज मार्केट में ये मोमेंटम इंडिकेटर लगा रखे हैं। ठीक है, तो वो उसमें ऐसा नहीं है कि वो यूज नहीं कर सकते हो, यूज आप कर सकते हो, लेकिन जो सिग्नल्स आएंगे ना, बहुत सारे फॉल्स सिग्नल देगा इंडिकेटर ना, और आपकी बहुत सारी ट्रेड्स गलत भी होंगी। ठीक है, अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार यहाँ पे तो पता चल रहा है, अभी चार्ट बन चुका है तो दिख रहा है कि यार ये ट्रेंडिंग है, बट जब ये ट्रेंडिंग बन रहा होता है तब थोड़ी पता होता है, तो तब हम कैसे लगाएंगे इंडिकेटर, है ना? तो वहां पे, और ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन भी है, तो इसके लिए बिना इंडिकेटर के चार्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो पहले बिना इंडिकेटर के आप चार्ट समझोगे कि चार्ट बता क्या रहा है, और फिर उसके बाद आप इंडिकेटर्स लगाते हो। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। अभी ये करंटली क्या है? साइडवेज मार्केट है, इंडिकेटर वगैरह भूल जा थोड़ी जल्दी।
साइडवेज मार्केट है। मैंने पहले एपिसोड में डिस्कस किया है कि ये लेवल ब्रेकआउट लेवल है और ये ब्रेकडाउन जोन है। ठीक है, इसके नीचे बहुत बाजार टूट सकते हैं, इसके ऊपर बाजार बहुत अच्छी रैली दे सकता है। अब क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेज है, तो इससे जब भी बाहर निकलेगा कंसोलिडेशन फेज, जिस भी डायरेक्शन में निकलेगा उस डायरेक्शन में बड़ा मूव देगा मार्केट और ट्रेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रेंडिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे इसके बाद मुझे पता है बाजार ट्रेंडिंग होना है, तो इसके बाद मैं मोमेंटम इंडिकेटर लगाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, देखो ट्रेंडिंग होता हुआ दिखेगा मार्केट, मैं मोमेंटम इंडिकेटर पे आ जाऊंगा। इस तरीके से अगर यहां से नीचे निकल गया तो भी मैं मोमेंटम इंडिकेटर पे आ जाऊंगा, फिर मैं शॉर्ट करता जाऊंगा मार्केट को। ठीक है, तो ये आपको ऐसे पता चलता है, और ये बिना इंडिकेटर लगा के चार्ट को स्टडी करके पहले आपको समझना होता है कि चार्ट में किस फेज में मार्केट है, उसके बाद ही आप लगा सकते हो अंदाजा कि भाई क्या है। जैसे ये साइडवेज था, क्लियर साइडवेज है, उसके बाद ट्रेंडिंग हो गया देखो मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने मोमेंटम इंडिकेटर लगाते, ये अगस्त 2021 से लेके मेरे ख्याल से अक्टूबर होगा ये, राइट। तो यहाँ पे आप मोमेंटम मैकडी वगैरह लगा के आराम से ट्रेड करके जा सकते हो। ठीक है, बट उसके लिए आपको चार्ट स्टडी आनी चाहिए। जब चार्ट बन जाते हैं तब तो कोई बता देगा कि यार यहाँ तो आराम से मैकडी लग सकता था, ये तो देख के पता चला। लेकिन अभी जैसे यहाँ पे है, अभी बताओ कोई कि मैकडी कब लगेगा? मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जब ये ऊपर निकलेगा तब मैकडी लगाना। अभी साइडवेज में, अभी ऑसिलेटर लगाओ। ठीक है, तो ये इंडिकेटर की हमने थोड़ी सी बात कर ली यहाँ पे। अब बहुत लोगों को स्ट्रैटेजी में काफी दिलचस्पी होगी मेरे ख्याल से, तो स्ट्रैटेजी पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो इसके अंदर ना दो चीजें मैं बता देता हूँ। स्ट्रैटेजी अब हम डिस्कस करने वाले हैं, तो स्किप मत कीजिएगा। अभी तक अगर यहाँ पे स्किप कर लिया है तो कोई बात नहीं, और यहाँ से स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी आपके बहुत काम आ सकती है। आप इसके अंदर अपना दिमाग भी लगा सकते हो। ये मैंने ऑब्वियसली ये मैंने जो ऑब्जर्व किया उसके हिसाब से मैंने बना लिया। आप अपने इनपुट्स भी ऐड कर सकते हो, या जो कुछ चीजें आप इसके अंदर से हटा भी सकते हो। ठीक है, तो दो पार्ट में इसको मैं बता दूंगा कि एक तो पहला ये है कि स्ट्रैटेजी बनती कैसे है। ठीक है, और दूसरा ऑब्वियसली ये स्ट्रैटेजी में है क्या। तो देखो, अगर स्ट्रैटेजी बनती कैसे है, आपको जब सबसे पहले डिसीजन पॉइंट्स आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं किसी भी स्ट्रैटेजी में। मैं ये डिलीट कर देता हूँ उसको सिंप्लीफाइड रखने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चाहिए डिसीजन पॉइंट्स, कि आपको डिसाइड कहाँ पे करना है और क्या करना है। तो मेरे पास डिसीजन पॉइंट है, साइडवेज में मेरे को दिख रहा है मार्केट, तो मेरे पास डिसीजन पॉइंट एक ये है और एक ये है। ठीक है, मुझे यहाँ पे डिसाइड करना है कि मुझे बाय करना है कि सेल करना है। तो अब मैंने यहाँ पे लगा दिया इंडिकेटर। इंडिकेटर में वापस स्टोकेस्टिक लगा लेता हूँ, स्टोकेस्टिक आ रहा है सही। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे यहाँ पे बाय करना है अगर ये अंदर आता है। अगर ये बाहर निकल जाता है तो मैं शॉर्ट करूंगा मार्केट को। ठीक है, तो जब मुझे अपने डिसीजन पॉइंट्स पता है और मुझे ये भी पता है कि मुझे करना क्या है और कब करना है, तब मैं इंडिकेटर लगा लूंगा उसको सप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, अब इसमें मुझे बहुत ही सिंपल रखना है इसको। तो क्या करूंगा, ये जो स्ट्रैटेजी है, ये इसमें सिर्फ यही इंडिकेटर लगना है, कोई और कुछ और लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें सिंपल है। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, पहले तो मार्केट यहां पे होना चाहिए, इन दोनों लाइन के आसपास मार्केट होना चाहिए, या तो इधर या तो इधर। ठीक है, पहली कंडीशन। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल करंटली है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अब चार्ट भूल जाओ, चार्ट हाइड कर देता हूं। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, अगर मार्केट ऊपर वाली लाइन पे है, उसके नजदीक है, और बाजार ऊपर ओवरबॉट रीजन में है, ठीक है, तो मुझे शॉर्ट करना है मार्केट को।
अगर मार्केट नीचे है, नीचे वाली लाइन पे है और स्टॉकेस्टिक ओवरसोल्ड रीजन में है, तो मुझे बाय करना है मार्केट में। बहुत सिंपल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डिमांड जोन है मेरे लिए, ये सप्लाई जोन है, ये रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, राइट। तो रेजिस्टेंस पे है तो शॉर्ट करेंगे, सपोर्ट पे है तो बाय करेंगे। सिंपल, ये पहली एपिसोड में डिस्कस किया था, इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब उसका मैंने क्राइटेरिया दे दिया कि जब मुझे शॉर्ट करना है तो किस सिनेरियो में शॉर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे जब लॉन्ग जाना है तो कब लॉन्ग जाना है, ठीक है। सिनेरियो क्या है, यहाँ पे अगर ये ओवरसोल्ड रीजन में है, सॉरी ओवरबॉट रीजन में है, तो मुझे सेल करना है। अगर यहाँ पे है मार्केट और ओवर सोल्ड रीजन में है इंडिकेटर, तो मुझे बाय करना है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब तीसरी कंडीशन, क्योंकि वो इंडिकेटर स्पेसिफिक है, तीसरी कंडीशन क्योंकि स्टॉकेस्टिक में लगाया हुआ, तो यहाँ पे अब एग्जैक्टली कब सेल करना है या कब बाय करना है, जब स्टॉकेस्टिक घूम जाएगा। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टॉकेस्टिक घूम गया नीचे की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं मैं सेल कर दूंगा, इधर की जो भी कैंडल क्लोजिंग होगी वहां सेल कर दूंगा। यहाँ पे स्टॉकेस्टिक घूम गया ऊपर, बट यहाँ पे मार्केट यहाँ पर नहीं था। इफ यू सी, तो मार्केट यहाँ पे देखोगे तो मार्केट यहाँ पे था ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे तो ट्रेड करना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ है। अब स्टॉकेस्टिक क्या है यहाँ पे, ओवरसोल्ड रीजन। स्टॉकेस्टिक जब ऊपर की तरफ घूम जाएगा और मार्केट इसके अंदर आ जाएगा, मैं बाय कर लूंगा, ठीक है। मैं निफ्टी को बाय कर लूंगा, राइट। जिसके समझ में नहीं आई हो ना ये वाली बात, वो ये वीडियो दोबारा देख ले, या फिर ये स्पेसिफिक पोर्शन दोबारा देख ले, और उसके बाद भी समझ में नहीं आ रही हो तो अपने कमेंट्स लिख देना, मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। अभी तक पिछले दो एपिसोड में पता नहीं कितने लोगों ने देखा, कितनों ने नहीं देखा, किसी के क्वेश्चंस नहीं आए हैं। इसका मतलब मैं यही मान के चल रहा हूँ कि भाई जितनों ने देखा उनको सब चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। तो मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है, चाहे वो हमारे पिछले एपिसोड्स में कोई डाउट हो या फिर करंट वीडियो में जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें किसी को कोई डाउट आ जाए, तो वो लिख के दे दो कमेंट सेक्शन में, मैं उसको क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है। तो कमिंग टू दिस स्ट्रेटेजी, चीजें क्लियर समझ में आ गई। तीन बातें बताई मैंने इसके अंदर, मैं फटाफट से दोबारा बता देता हूँ। मार्केट ये दो लेवल के आसपास होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इंडिकेटर ओवरसोल्ड या ओवरबॉट या ओवरसोल्ड रीजन में होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, स्टॉकेस्टिक घूमना चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाए, आपको उसी जिस डायरेक्शन में स्टॉकेस्टिक घूम रहा है उस डायरेक्शन में ही ट्रेड कर देना है, ठीक है। समझ आएगी बात। ये देखो, यहाँ पे इसके बाहर था, जैसे ही घूमा स्टॉकेस्टिक भी घूम गया इस कैंडल पे, मार्केट भी अंदर आ गया इस लेवल के, आपको क्या करना है, सेल कर देना है। ओवरसोल्ड ओवरबॉट रीजन में था, अभी यहाँ पे घूम गया, यहाँ पे शॉर्ट कर देना है, नीचे आ गया मार्केट। यहाँ पे देखो, इस लाइन के आसपास है मार्केट, इंडिकेटर घूम गया नीचे, ओवरबॉट रीजन में था, जैसे ही स्टॉकेस्टिक घूमा इस कैंडल पे अंदर की तरफ, शॉर्ट मार दो, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये लाइन के आसपास है मार्केट, ठीक है, ओवरसोल्ड रीजन से आ रहा है, यहाँ पे घूम गया इंडिकेटर, बाय कर लो, अंदर जैसे ही आगे बाय कर लो, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ये आप अवॉइड कर दो क्योंकि इंडिकेटर सॉरी हमारे लेवल्स के अंदर ही है ना, तो यहाँ पे तो आप कोई ट्रेड लोगे नहीं, यहाँ पे लोगे। अब इसको घूमने दो, ठीक है, और अंदर की कैंडल बनने दो, बाय कर लेना, खत्म होगी बात। और अगर ये एनालिसिस फेल हो जाए ना दोस्तों, तो ये चैनल देखना छोड़ देना, ठीक है। और अगर एनालिसिस सक्सेसफुल हो जाए ना, तो अपने साथ साथ अपने भाई बंधुओं को भी ले आना,
अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। ये बैंक निफ्टी है, देखो इसी स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। ये था अपना रीजन, क्या है, ओवरसोल्ड रीजन है। स्टोकेस्टिक घूम गया इस कैंडल पे, अंदर जैसे ही आ जाएगा बाय कर लेंगे, उसके बाद लॉन्ग ही लॉन्ग था उसके अंदर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देख लो, ये कैंडल पे घूम के ये वाली कैंडल पे घूम गया मार्केट, वो इंडिकेटर, सॉरी, बस शॉर्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे तो कोई ट्रेड नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ओवरसोल्ड रीजन पे गया, उसके बाद यहाँ पे घूमा, अब बाय कर लोगे यहाँ से टारगेट ही, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखो, ओवरबॉट रीजन में था मार्केट, यहाँ घूम गया, अभी इसे अंदर आने दो, अब ये अंदर आया बहुत नीचे, तब तक तो ट्रेड जा चुकी है, तो यहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं है। वो अलग बात है मार्केट गिरा उसके बाद भी, लेकिन वो उसके लिए ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप इंडिकेटर हटा दो और सिर्फ एपिसोड 1 में जो हमने डिस्कस किया है वही देख लेना, तो समझ में आ जाएगा मार्केट को कहाँ जाना था, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है। ये निफ्टी बैंक निफ्टी की बात है। यहाँ से बैंक निफ्टी में मुझे कोई हैरानी नहीं होगी जब ये इंडिकेटर घूमेगा और यहाँ से बैंक निफ्टी हरी कैंडल बना के वापस रिवर्सल मारेगा, मैं बाय कर लूंगा। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कितना होना चाहिए, ये दोनों चीजें एपिसोड 1 में डिस्कस की है। वहां पे जिन लोगों ने नहीं देखा, मैं दोबारा कह रहा हूं, वो देख लो जाके, ठीक है। अब आते हैं स्टॉक्स पे, ठीक है। तो कुछ स्टॉक्स हमने फर्स्ट एपिसोड में डिस्कस किए थे, कुछ स्टॉक्स हमने सेकंड एपिसोड में डिस्कस किए थे, और अभी देख लेते हैं कि वो किस तरीके से प्ले आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक स्टॉक हमने डिस्कस किया था, बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ये देखो, ये लेवल्स मैंने जो फर्स्ट एपिसोड में आप लोगों को बताए थे, ये वही लेवल्स हैं। और मैंने वहां पे क्या बताया था, उस एपिसोड में मैंने क्लियरली बताया था कि यहाँ पे मैं इस ट्रेड में से निकल चुका था बहुत पहले, लेकिन मैंने तुमको ये बताया था कि यहाँ से मार्केट, उस वक्त शायद जब हमने वो डिस्कस किया तो शायद यहाँ कहीं था मार्केट, तो मैंने ये बताया था यहाँ से हो सकता है कि ये नीचे नीचे आ जाए, ठीक है, और फिर ये जो लेवल है इसको रीटेस्ट करे, और फिर ये अगर यहां से ऊपर निकलता है तो आप फिर क्या करके जा सकते हो, बाय। टारगेट क्या होगा, ये 270 के आसपास, ठीक है। क्यों, क्योंकि बाजार जब ब्रेकआउट, जैसे इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, बेल ने ब्रेकआउट दिया है 225 के ऊपर, ठीक है, यहां पे इस कैंडल में 7 अप्रैल वाली में। तो मार्केट जब ब्रेकआउट देता है कोई स्टॉक, तो जनरली वो एक बार में ऊपर ऊपर नहीं जाता, बहुत बहुत स्टॉक्स में एक ही बार में वो ऊपर चलता चला जाता है, लेकिन इन जनरल कई बार क्या करता है वो स्टॉक, वो ऊपर जाता है, फिर वो रिट्रेस होता है और वो अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस जहां पे उसने ब्रेकआउट दिया था उसको रीटेस्ट करता है, ठीक है, और फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर वापस ऊपर जाता है। तो जब वो ऊपर जाता है तब बाय करने का, क्योंकि अब वो अप ट्रेंड में हो चुका है स्टॉक, तो वो ऊपर जाएगा, यहाँ पे 270 के टारगेट हमने सेट किए थे, ये वो भी टेस्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट फेल हो गया, तो कैसे पता चलेगा ब्रेकआउट फेल हो गया, इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर लाल कैंडल बना लेगा ये, ठीक है। तो मतलब क्या है कि वापस से रेंज में आ गया, फेल हो गया ब्रेकआउट, तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था कैश में, वो निकल सकते हैं, वो यहाँ पे अपना निकल सकते हैं। उन्होंने स्टॉप लॉस मैंने डिस्कस किया कहाँ लगाना था, तो आराम से निकल सकते, ज्यादा लॉस नहीं होगा उसमें, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे मुझे लगता है कि ये ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। ये, लेकिन आप ये डेली पे देख रहे हैं, ये वीकली पे भी आपको कंफर्मेशन मिलने चाहिए इसमें, ठीक है। तो वीकली पे भी अगर लाल कैंडल बनती है और अंदर की तरफ बनती है तो आप निकलना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बेल का शेयर बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है कि जो पहली, जनरली क्या होता है कि जो पहले रेजिस्टेंस लेवल होता है वो आगे जाके सपोर्ट का काम करता है, ये क्लासिक एग्जांपल है, यहां से इसको सपोर्ट लेनी चाहिए, ठीक है। नहीं लेता तो आप एग्जिट कर लेना, अगर आपके ऐसे लेट हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, बट लेकिन अगर यहां से बाउंस कर गया तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा बेल में, मैं हो सकता है मैं खुद भी इसके अंदर पोजीशन बनाऊं, ठीक है।
इंडिकेटर की मैंने बात की थी, इंडिकेटर यहाँ पे देख लो, इंडिकेटर यहाँ पे काम करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, जब पहले क्या बताया, सबसे पहले देखोगे लेवल, ये भूल जाओ अभी। जैसे यहाँ पे देखते हैं ये 24 फैम, ठीक है, क्या यहाँ पे हमारे सपोर्ट एरिया पे है स्टॉक। अगर हम स्ट्रेटजी यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं तो अब मैं यहाँ पे देखूंगा इंडिकेटर कहाँ पे खड़ा है, तो इंडिकेटर तो ऑलरेडी अंदर खड़ा है, तो मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लूंगा इंडिकेटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे यहाँ पे टेस्ट किया 29 नवंबर को, यहाँ पे देखते हैं इंडिकेटर का खड़ा, इंडिकेटर आ गया ओवरसोल्ड रीजन में। अब जब ये घूम जाएगा तो मैं बाय कर लूंगा, तो यहाँ घूम गया, यहाँ पे हमने बाय कर लिया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ओवरसोल्ड रीजन में आ गया और यहाँ पे हमने बाय कर लिया, अपने सपोर्ट एरिया के आसपास है, यहाँ पे बाय कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम करके जा सकते हो इंडिकेटर के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पे घूमा, आपने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो सिमिलरली अब ये है, ये रेजिस्टेंस एरिया है, लेकिन यहाँ पे कैंडल क्या बन गई, हरी, हरी कैंडल मतलब ब्रेकआउट वाली कैंडल है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है ना, ब्रेकआउट दे रहा है वो, अगर ये लाल कैंडल बन जाती तो आप इसका घूमने का वेट करते और शॉर्ट कर देते। जैसे ये लाल कैंडल बनी, इंडिकेटर ऑलरेडी नीचे की तरफ घूमा हुआ है, शॉर्ट कर दोगे इसको। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये तो बेल की बात हो गई। टाइटन का एक शेयर है जिसके अंदर मेरी पोजीशन अभी भी ओपन है और मैंने थोड़ा और ऐड किया है इसके अंदर बाय द वे। ठीक है, ये देखो टाइटन में मैंने आई थिंक सेकंड एपिसोड में डिस्कस किया ये स्टॉक, तो सेकंड एपिसोड देखिए और उसमें मैंने क्लियरली बताया कि अगर ये इस लेवल के आसपास आता है, 2260 के आसपास आएगा, तो मैं शायद और एक्यूमुलेट कर लूं इसको। मैं ऑलरेडी इसके अंदर मैंने काफी बार इसके अंदर ऐड की भी अपनी पोजीशन, और मैंने और ऐड की है इसके अंदर पोजीशन बाय द वे। ठीक है, और वीकली टाइम फ्रेम पे इसको देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे ये क्लियरली सपोर्ट एरिया पे है, इंडिकेटर ऊपर ओवरसोल्ड में है, ऊपर की तरफ घूमता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है टाइटन में एक यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस करना चाहिए इसको। ठीक है, थोड़ा चॉपी रह सकता है एक आध हफ्ता, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने कैश में लेके रखा है, तो आराम से मैं बैठूंगा। 2600-2700 का टारगेट है ऊपर, और उसके ऊपर ब्रेकआउट वाला टारगेट भी मैंने बता के रखा हुआ है। ठीक है, तो और काफी टाइम से मैंने होल्ड किया हुआ है ये स्टॉक। ठीक है, तो मार्केट में पेशेंस होना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए, और स्टॉक बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, उसी तरीके से फिर अडानी पोर्ट एक स्टॉक हमने ये भी डिस्कस किया था। देखो इसके अंदर ब्रेकआउट फेल हुआ है, जिन लोगों ने सेकंड एपिसोड देखा है ना, उनको दिखेगा कि यार ये ब्रेकआउट फेल हुआ है इसके अंदर। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, ये था मेन ब्रेकआउट लेवल, यहीं से फेल हो गया इसका ब्रेकआउट। ठीक है, और ये वीकली चार्ट है, ये देखो मैंने इसमें उस एपिसोड में क्लियरली बताया था कि जो प्रीवियस हाईज होते हैं वो भी रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया उसने और नीचे आ गया। ठीक है, और वीकली टाइम फ्रेम पे मेरे को दिख रहा है कि ये और यहाँ से गिर सकता है, तो डेली पे भी ये गिरेगा ही। जब वीकली पे दिख रहा है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत चॉपी रह सकता है, हो सकता है ये अब यहाँ पे कंसोलिडेट करे, लेकिन मुझे इसके अंदर अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है बाय करने के लिए। मैंने इसके अंदर पोजीशन ऑलरेडी एग्जिट कर दी थी, ये मैंने बताया था। यहाँ पे नीचे जब ये आया है तब आप बाय कर सकते हो, ऊपर के लेवल पे अपने को नहीं खरीदना है। ठीक है ना, तो लेवल्स आपको पता होने चाहिए। लेवल्स पता है तो फिर आपकी आधी प्रॉब्लम सॉर्टेड है, क्योंकि आपको पता है कि स्टॉक कहाँ महंगा बिक रहा है, कहाँ सस्ता बिक रहा है। ठीक है ना, ये डिमांड जोन था, क्यों, क्योंकि ये सस्ता बिक रहा है, यहाँ पे लोगों को वैल्यू दिख रही है स्टॉक में। वो सप्लाई साइड है, वहां पे लोगों को महंगा लग रहा है स्टॉक, तो बेच रहे हैं। जो लोगों ने यहाँ पे खरीदा वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आप पहले लेवल्स पे अपना फोकस रखो, फिर इंडिकेटर वगैरह लगाओ, वो सारी चीजें हैं। अच्छा,
यहाँ पे एक और अब बात आ जाती है कि भाई बहुत लोग ऐसे हैं जो एफएनओ में ट्रेड करते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है ये एफएनओ में आपको अच्छा काम करते हुए दिखाई देगी, बट आपको बहुत ज्यादा लालच नहीं रखना है, ठीक है। अगर सपोज ये स्टॉक यहाँ है और आपके जो हमने अभी स्ट्रेटजी डिस्कस की है, सपोज उसके अंदर आपको बाय दिखा, आपने कॉल ऑप्शन बाय कर लिए यहाँ पे इसके, और आपने सोचा कि नहीं भैया मैं तो तभी निकलूंगा जब ये रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंचेगा, तुम्हें तो बहुत पैसा मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना। ऑप्शन अगर आप बाय करके जाते हो ना, तो ऑप्शन में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कब बाय करो। सबसे पहले तो डेट, ठीक है, मतलब कि एक्सपायरी को कितने दिन बचे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कौन सी स्ट्राइक को बाय कर रहे हो, ठीक है। ये दो चीज आपके प्रॉफिट को अफेक्ट करती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लेट से महीने के लास्ट में बाय करते हो, मान लो एक्सपायरी को एक हफ्ता बचा है या डेढ़ हफ्ता बचा है, और आपने तब बाय किया और उसी मंथ की एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो हो सकता है आपको उतना प्रॉफिट ना हो, क्योंकि उस वक्त थीटा आपके प्रॉफिट को बहुत इंपैक्ट करता है। दूसरी चीज कि ये भी डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्राइक कौन सी है। अगर आपने फार ओटीएम खरीद के बैठे हो, मान लो यहाँ पे स्टॉक है, अब ये यहाँ पे कितना भाव है इसका, 688 है ना। अब मान लो आपने यहाँ पे आप 680 की भी कॉल लेके जा सकते हो, 700 की भी लेके जा सकते हो, लेकिन आपने क्या किया, आपने 800 रुपए वाली कॉल उठा ली फार ओटीएम, तो यार उसमें हो सकता है कि वो उतना अप्रिशिएट ना हो, ठीक है। एफएनओ में काम करना पैसा बन सकता है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी इसलिए होता है कि लोगों को एक तो स्ट्राइक सिलेक्शन नहीं आती करनी, दूसरा उनका टाइमिंग का इशू होता है, ठीक है। और तो ये जो लोग एफएनओ में इस स्ट्रैटेजी को लगाएंगे तो वो इन दो बातों का ध्यान रखें, और अगर वो ट्रेड करना चाहते हैं तो एटीएम से ट्रेड करें, एटीएम से ट्रेड करें, और बहुत ज्यादा प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन ना रखें। जो भी आपका ऑप्शन प्रीमियम होगा उसका 30-40% भी आपको मिल जाएगा ना, तो आपकी ट्रेड सक्सेसफुल है, और वो आपको एक 2-3 दिन के अंदर दे देगा वो सेटअप। बट आप सिस्टमैटिकली अगर आप उसको फॉलो करें, तो पहले आप लेवल्स देखें, उसके बाद ही इंडिकेटर देखना, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पहले इंडिकेटर देख रहे हो और फिर आप ट्रेड कर रहे हो, वो नहीं। सिस्टमैटिकली जाओ, पहले लेवल्स देखो आपके डिसीजन पॉइंट्स पे है, डिसीजन पॉइंट पे है, फिर आप इंडिकेटर खोलो। इंडिकेटर क्या ओवरसोल्ड या ओवरबॉट रीजन में है, अगर है तो फिर स्टॉकेस्टिक को घूमने दो और फिर ट्रेड मार दो, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा एफएनओ का मैंने पहले भी बताया, एफएनओ हम डिटेल में कवर करेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में, और एफएनओ की सीरीज थोड़ी बड़ी होगी, मतलब इसी सीरीज में कंटिन्यूएशन होगा, पर वो बड़ा होगा आई थिंक, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, स्ट्राइक सिलेक्शन, ग्रीक्स कैसे प्ले आउट करते हैं, है ना, डेटा आपको कैसे स्टडी करना है, ओपन इंटरेस्ट का डेटा कैसे स्टडी करना है, पुट कॉल रेशियो क्या होती है, कैसे उसको यूज करते हैं, राइट, ऑप्शन कब बाय करने चाहिए, कब सेल करने चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी वो, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, आपको एफएनओ भी सिखा दूंगा, सारी चीजें बता दूंगा, आप अपनी स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं। और तो बस आप अपना सपोर्ट देते रहिए, वीडियोस आते रहेंगे, नई नई लर्निंग्स आती रहेगी। और जो अच्छा एक और चीज़ है कि इसमें हम जो भी एनालिसिस कर रहे हैं ना, वो मैं कंटिन्यूएशन बेसिस पे आपको दिखाता रहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी मैंने पहले एपिसोड में डिस्कस किया, दूसरे में भी डिस्कस किया कि अब क्या हो रहा है, और आज इस एपिसोड में भी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, कि क्या हो सकता है। सिमिलरली निफ्टी, सिमिलरली स्टॉक्स हो गए, हमने बेल का स्टॉक डिस्कस किया था, हमने अडानी पोर्ट किया था, टाइटन किया था, उनमें क्या हो रहा है अब। तो ऐसा नहीं है कि भाई पहले एपिसोड में बोल दिया और बात खत्म हो गई, बात खत्म नहीं हुई। टाइटन में तो इनफैक्ट मेरी पोजीशन अभी और ऐड कर ली मैंने, ठीक है, तो ओपनली बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो लोग इसको स्टॉक टिप्स एडवाइस कुछ मत समझिए, सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, क्या आपके डिसीजन क्राइटेरिया होने चाहिए, ये सारी चीजें हमने
डिस्कस किए हैं अभी तक के तीनों एपिसोड्स में मिला के, राइट। तो आप सबको पूरा देखिए वीडियो, जहाँ पे बात समझ में नहीं आती वहां पे दोबारा देखिए, अगर तब भी समझ में नहीं आ रही तो आप लिखिए अपने कमेंट्स में, जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। So this is it for this video, and I hope you find it interesting, as well as I hope that you have learned something new, right? So मिलते हैं दोस्तों अगले अगले वीक नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।